पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। भीतर की बात में हम आपसे आज वो बात कहने के लिए आए हैं कि 24 घंटे के अंदर में कैसे परिस्थितियां बदलती हैं और राजनीतिक माहौल कैसे बदलता है। 24 घंटा बहुत समय होता है किसी भी परिणाम को बदलने के लिए और लोगों के मन मस्तिष्क पर अपना छाप छोड़ने के लिए। बांकीपुर के चुनाव में भी वही हुआ है। हम चाहे जितना भी बात कर लें, चाहे जितना भी हम आपके सामने तथ्यों को ले आकर के रख लें, लेकिन होना वही है। आपने सुना होगा ना कि वही है वही जो राम रचि राखा। वो बात राम रचि राखा में जो होगा वो कहीं ना कहीं बांकीपुर के वोटर और उन्होंने जो लिख दिया है, जो रच दिया है, वो आपको 24 घंटे के बाद, लगभग 24 घंटे से भी कम समय बचे हुए हैं जब ये परिणाम आना शुरू हो जाएगा। 3 दिन बड़ा समय होता है किसी भी चीज को सोचने समझने के लिए, बदलने के लिए। 30 तारीख को वोटिंग हुई और 30 तारीख के बाद 3 तारीख को परिणाम आने थे। परिणाम के साथ साथ क्या होगा बांकीपुर में और बांकीपुर क्या मैसेज देने वाला है, ये बात बहुत अहमियत रखता है। बांकीपुर ने 30 तारीख को अपना मैसेज दे दिया है और वो मैसेज आपने देखा भी होगा कि चिट्ठी जब यहाँ से चलती है तो उसको गंतव्य तक पहुंचने, जिस पते पर उसको जाना है वहां जाने में थोड़ा समय लगता है। ये चिट्ठी अपने गंतव्य के लिए निकल चुकी है। बांकीपुर की जनता ने अपना मत जो है वो दे दिया है और आपने एग्जिट पोल के माध्यम से बहुत सारी चीजों को देखा होगा। हमारे संपादक नमल मिश्रा जी विदेश यात्रा के बाद जब लौट करके आए और उन्होंने पूरी तरह से बिहार के इस एकमात्र सीट पर जो चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव, उस चुनाव पर उनकी नजर पैनी थी और मॉनिटर कर रहे थे। बहुत सारी चीजों की बातचीत कल हम पंचनामा में हुई, आपने देखा भी होगा। उसके बाद हमारे उनके बीच में 2 बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मतांतर था। पहली बात ये कि उनका मानना यह था कि प्रशांत किशोर ने मेहनत बहुत अच्छा किया, जो चाहिए था मैनेजमेंट उन्होंने बहुत सुंदर किया। ये पहली बार लगा कि प्रशांत किशोर अब दूसरे के लिए नहीं अपने लिए मैनेजमेंट करते हैं। और मैं भी इस बात का गवाह हूं कि प्रशांत किशोर का बूथ मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका मैनेजमेंट कहा जाता है कि बहुत तगड़ा होता है, वो चुनाव से चुनाव तक की तैयारी करती है और अगले चुनाव में आने से पहले वो डे 1 से ही, जिस दिन परिणाम आते हैं उस दिन से ही उस बूथ की तैयारी शुरू कर देती है। अलग अलग उसके सेक्टर्स बने हुए हैं, अलग अलग टोलियां टुकड़ियां बनी हुई है, अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो काम करते हैं। चाहे वो शक्ति केंद्र की बात कर लीजिए, मंडल की बात कर लीजिए या जो भी बात आप कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव से अपना ध्यान नहीं हटाती है। लेकिन इस बार उसका टक्कर उस व्यक्ति से था जिसने भारतीय जनता पार्टी को कुछ नए ट्रिक्स सिखाए थे। 2014 में जिस तरह से सोशल मीडिया सेंसेशन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमोट किया गया और हर घर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के पहुंचा दिया प्रशांत किशोर ने, अब अपने लिए जब बारी आई तो वो कैजुअली लड़ रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था इस चुनाव से पहले, जब मैदान में आप उतरते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है। बाहर बैठ करके दर्शक खूब कहते हैं ये बॉल को तो छक्का मार देना चाहिए था, ये बॉल को चौका मार देना चाहिए था, इस बॉल पर तो डक हो जाना चाहिए था। लेकिन जब क्रीज पर उतरता है प्लेयर, तब उसे पता चलता है कि वहां किस तरह के मानसिकता और किस तरह के स्किल की जरूरत होती है। प्रशांत किशोर भी जब उतरे चुनावी मैदान में तो उन्हें पता चला कि वो मैनेजमेंट दूसरे के लिए करते थे तो वो उनका एक काम था, लेकिन अब यहां प्रतिष्ठा उनकी भी है। 2 लोगों की प्रतिष्ठा इसमें फंसी हुई थी। हालांकि आपको बता दूं मैं कि तेजस्वी यादव ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन प्रतिष्ठा एक तरफ जहां नितिन नवीन की फंसी हुई थी, सम्राट चौधरी की फंसी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की फंसी हुई थी, वहीं प्रतिष्ठा प्रशांत किशोर की भी फंसी हुई थी। प्रशांत किशोर के ऊपर एक ठप्पा लगना था कि वो दूसरे को तो जिता देते हैं, लेकिन वो खुद अपने लिए क्या करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन प्रशांत किशोर ने समय पर यह बात समझ लिया और मैंने आपको बताया भी था, कई बार मैंने इस बात को रिपीट भी किया है कि प्रशांत किशोर के चुनावी रण के में उतरने की शुरुआत इसी जगह से हुई जहां बैठ करके मैं ये खबर कर रहा हूं। बहुत सारी बातों को लेकर के कंट्राडिक्शन था जिसको
प्रशांत किशोर ने भी दूर किया और हमें भी समझने को मिला कि प्रशांत किशोर वास्तव में हैं क्या, क्या करना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने अपने आप को चुनावी मैदान में उतारा और उतारने के बाद टक्कर तो उन्होंने कड़ा दिया, लेकिन 3 तारीख को जब सर्टिफिकेट देने की बात आएगी तो किसके हाथ में डीएम सर्टिफिकेट देंगे, ये बात आपके जहन में भी होगी। आंकड़ों के हिसाब से तो सीधे सीधे नजर आ रहा है, सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर एज में है। कैसे कैसे टूटा, ब्रेकडाउन कैसे हुआ इस चुनाव में, जातीय समूह कैसे टूटे, प्रबुद्ध जनों पर कैसे प्रशांत किशोर ने अपना छाप छोड़ा, जहां थोड़ा सा पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उसके पास सारी ताकत है, उसके 202 विधायक हैं, उसके 30 के आसपास सांसद हैं, उससे अधिक अगर राज्यसभा को भी जोड़ ले तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर है। अरे प्रशांत किशोर क्या है, प्रशांत किशोर अकेले क्या कर लेंगे, अकेले चना कहीं भाड़ फोड़ता है। दूसरा, उनको यह लग रहा था कि भाई राजद तो है ही, प्रशांत किशोर जिस वोट के भरोसे लड़ने आए हैं वो तो राजद काट ही लेगी, बाकी के लोगों को निश्चित रूप से, बाकी आधा दर्जन लोग, माफ कीजिएगा 2 दर्जन के आसपास लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर की लड़ाई अंतिम क्षण में त्रिकोणीय की जगह पर आमने सामने की लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे थे। चाहे वो जेएनजी की बात कर लीजिए, चाहे लोकल मुद्दों की बात कर लीजिए, चाहे नीट परीक्षा मामले की बात कर लीजिए, चाहे आप भरत तिवारी की बात कर लीजिए, ये सभी फैक्टर हावी रहे। अंतिम समय में आपने देखा भी कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को जैसे ही मौका मिला, विधानसभा से निकले और विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हुई, उसके बाद से सीधे सीधे उन्होंने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें उनकी सारी बातें सुनी और जो उनको चाहिए था उन्होंने आश्वासन दिया। और ये भी कहीं ना कहीं मीडिया में आया, कहा जा रहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फिर से एज में ले आएगा। लेकिन कितना असर पड़ा ये 3 तारीख को पता चलेगा। अब कई सर्वे हैं, सर्वे के हिसाब से सभी ने प्रशांत किशोर को 50% जो वोट पड़े हैं, जिसकी 1,30,000 से लेकर के 35,000 के आसपास जो वोट पड़े हैं, 34% से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो 34% वोट 4 लाख के हिसाब से अगर जोड़ करके देख लीजिए, कुछ लोगों ने कहा भी था, मैंने लमसम कहा था कि 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में होगा। तो कई लोगों ने इस पर कमेंट भी किया कि हिसाब थोड़ा ठीक कर लीजिए। मैं हिसाब ठीक करके बता रहा हूं आपको, आंकड़े आपके पास भी होंगे, उसके हिसाब से मैंने बताया भी था और आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन में चल भी रहा है। मैंने पहले बताया था कि 60,000 के आसपास, 5,000 ऊपर 5,000 नीचे प्रशांत किशोर को वोट आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगभग उनसे 5,000 आगे पीछे है, तो राजद बहुत पीछे रह गई है, 50% से भी ज्यादा पीछे रह गई है। और नंबर 1 जिसको बताया जा रहा है, जिसको नंबर 1 वोट आएगा, उससे करीब 70-75% कम वोट राजद को आएंगे। ये जो जनरल परसेप्शन है, जनरल एग्जिट पोल निकाले गए हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। लेकिन एक ब्रेक पॉइंट निकल करके आया और कहीं ना कहीं रुद्रा रिसर्च ने एग्जिट पोल में जो ब्रेकअप दिया, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि जातीय समूह कैसे टूटा है, तो ये आपको पता है कि बांकीपुर में जातीय समूह किस तरह से बटा हुआ है, किस जाति के कितनी संख्या है। अगर 100 लोगों को खड़ा किया जाए तो 100 लोगों में किसका कितना वोट है, तो कायस्थों का वोट कहा जाता है कि सबसे ज्यादा है, करीब 15-16% बताया जा रहा था। इन 15-16% लोगों में से अगर 10 से 15% भी कायस्थ समाज के लोग प्रशांत किशोर की तरफ स्विच करते हैं, जबकि कल नमन जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी ने मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है, कायस्थों का वोट एक भी नहीं टूटा है। और खास करके वो लोग जो चुनाव शुरू होते ही मैदान में कूद गए थे कायस्थ समाज के, जिसे रणवीर नंदन की बात कर लीजिए, वो शुरू से ही मैदान में थे। संजय मयूख भी अपने हिसाब से फील्डिंग टाइट किए हुए थे। इसके साथ साथ नितिन नवीन, जो कि इस सीट से इस्तीफा दिए थे और ये उनका सीट है, उन्होंने ये कह करके कि आपको 2-2 विधायक मिलेंगे, मेरा भी जो फंड होगा इसी क्षेत्र के विकास में लगेगा, मैं अपने फंड का अधिकांश हिस्सा जो है इस क्षेत्र के विकास में लगाऊंगा। दूसरी तरफ नीरज सिन्हा,
वो भी विकास की बात कर रहे थे। तो ऐसे में लोगों को समझाने में कितना सफल हुए, लेकिन उसके बावजूद यदि 15% से ज्यादा वोट कायस्थ समाज ने प्रशांत किशोर को दिया है, तो ये एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए पैच होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो रिसर्च मेरे सामने है, रिसर्च रुद्रा ने जो रिसर्च किया है उसके आधार पर वो बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को 34% कायस्थ समाज के लोगों ने वोट किया है। हालांकि उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि 15% के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा लोगों ने भी वोट किया होगा अगर प्रशांत किशोर को, तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पैच है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कायस्थ समाज में एक बात जरूर नजर आ रही थी कि कायस्थ समाज को ठीक है दिया गया, कायस्थ समाज का नेता इस देश, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया है नितिन नवीन, उसके बावजूद भी एक ऐसा उम्मीदवार जो टक्कर दे सके प्रशांत किशोर को, ये जानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को जमीन से उठा करके क्यों रखा? ये प्रयोग करना भी था तो कहीं और कर लेती, फिर चुनाव आने वाले वहां प्रयोग कर लेती। इस चुनाव में जबकि टक्कर था तो क्यों प्रयोग किया? इसको लेकर के भी लोगों में एक नाराजगी है। भले ही कई नेता जो इस चुनाव में उतरना चाहते थे वो खुले दिल से अपने कैंडिडेट नीरज सिन्हा का समर्थन कर रहे हों, घूम घूम के रात दिन लोगों से वोट मांग रहे हों, वोटों को मैनेजमेंट कर रहे हों, उसके बावजूद भी लोगों के मन में जो भावनाएं हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आइए तो भूमिहार समाज, जो कल नमन जी बता रहे थे कि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं कुशवाहा वर्सेस भूमिहार की स्थिति में भी आ गया है। एक बार फिर से भूमिहार समाज सोच तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम समय भूमिहार समाज भी प्रायोगिक दृष्टि में आ गया है और उनका जो 7% वोट है, उस 7% वोट में कहा यह जा रहा है कि लगभग 50%, मैं रुद्रा की बात कर रहा हूं जो रिसर्च किया है, 50% वोट जो है वो ट्रांसफर होकर के आ गया है प्रशांत किशोर की तरफ और 37% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, बाकी में अन्य लोगों को मिला है। तो यहां भी एक बड़ा ब्रेक पॉइंट मिल रहा है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब 3 तारीख को सर्टिफिकेट देने का समय आएगा, उस समय अगर ट्विस्ट होता है, वोटों की गिनती में कुछ अलग नजर आने लगता है, तो आपका भी कहीं ना कहीं जमीन खिसकेगा। आप क्या सोच रहे थे, क्या हुआ? जो हारने वाला था वो जीत गया और जीतने वाला को किसने जिताया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जातीय समूह जो टूट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग आ रहे हैं, सवर्णों का वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा था क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। वो राजद को वोट नहीं करना चाहते थे, दूसरा जो सामने खड़ा था उसमें उतनी ताकत नहीं थी। 2015 में भी आपने देखा कि तीसरा मोर्चा एक पैदा हुआ था, 2020 में भी आपने देखा कि तीसरा मोर्चा पैदा हुआ था, 2025 में भी एक तीसरा मोर्चा काम कर रहा था, लेकिन उसका असर नहीं पड़ा। प्रशांत किशोर को तब लोगों ने नहीं समझा और न उनको वोट दिया। लेकिन प्रशांत किशोर वहां से भागे नहीं, उन्होंने उस लड़ाई को अपना समझ करके एक मजबूत विपक्ष की तरह वो काम कर रहे थे, जहां लोग देखना चाहते थे तेजस्वी यादव को। अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों का विकल्प चाहिए बिहार की जनता को, क्योंकि नीतीश कुमार जो मेन मुख्य राजनीति है बिहार की, उस राजनीति से अपने आप को अलग कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने खूंटा ठोक करके खड़ा रहने वाला आदमी एक चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी का रथ जब दिल्ली से चले और असम नागालैंड होने लगे तो बीच में कहां पर ब्रेक किया जाएगा, वो बिहार ही है। बिहार जब जब भारतीय जनता पार्टी को ब्रेक किया है, अब तो उत्तर प्रदेश और बंगाल दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसके बाद असम तक चले जाइए, सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो बीच में बिहार हमेशा भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता रहा है और चुनौती देने वाले या तो नीतीश ने तो लालू थे। अब दोनों की अवस्था समाप्त हो चुकी है और दोनों के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें वो मादा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर ले सके। तो बिहार को एक ऐसे नेता की जरूरत थी, एक ऐसे लड़ाका की जरूरत थी। प्रशांत किशोर ने अपने आप को उस लड़ाई में झोंकने का काम किया। निश्चित रूप से जिस युद्ध में राजा की जान को खतरा ना हो, वो युद्ध नहीं कहा जाता। ये बात जब हमने कही थी, उस बात को कहीं ना कहीं आज प्रमाण के साथ लेकर के प्रशांत किशोर उतरे हैं।
अब इसके बाद राजपूतों की बात करें तो राजपूतों ने भी अच्छा खासा 45% जाने का मन बनाया है। ये सब कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर, उस समाज के लोगों से बातचीत के आधार पर निकाला गया आंकड़ा है, जैसा कि रुद्रा रिसर्च का दावा है। लेकिन हमने जो बात किया है उससे बहुत कुछ मेल खाता है, इस जो रिसर्च है उससे। इस समीक्षा के बाद खास करके अगर देखा जाए तो यादवों को सबसे ज्यादा 12% यादवों का वोट है इस बांकीपुर क्षेत्र में। और 12% यादवों ने किसे वोट किया? क्या हारने वाले को जिता दिया और जीतने वाले को हरा दिया? यहीं पर आकर के सारा मामला जो है कंफ्यूज करता है। लेकिन रुद्रा रिसर्च ने इस पर भी एक बहुत ही, कहा जाए तो चौंकाने वाला परिणाम दिया है। 50% से ज्यादा यादवों ने, रुद्रा का मानना है, जबकि हमारा मानना यह नहीं है। हम आपको बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। और हमने जो लोगों से बातचीत किया है, चूंकि जिस एरिया में मैं रहता हूं उसके दाएं बाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह यादवों का ही वर्चस्व है, यादव ही वहां ज्यादा संख्या में है और वही निर्णायक होते हैं। जबकि आपको मैं बता दूं कि 45% के आसपास वोटिंग हुआ है जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, वार्ड नंबर 26। यहां के यादवों ने क्या सोचा, और यहां के यादवों ने जो सोचा कि आप बगल में भी वार्ड 25, वार्ड 24, वार्ड 23, वार्ड 27, 28 में लोगों ने क्या सोचा, तो उसकी भी बात मैं बताऊंगा लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है। लेकिन रुद्रा ने यहां 52% वोट जो है वो भेज दिया है अपने रिसर्च के माध्यम से प्रशांत किशोर को, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें से मात्र 10% आया है। जबकि 34% जिसके मुख्य वोटर हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उसको छोड़ करके यादवों ने इस बार प्रशांत किशोर को परिवर्तन के नाम पर वोट दिया है। मैंने खुद इन्हीं कानों से सुना है, जब हमारे यहां बूथ पर वोट देने के लिए लोग पर्ची लेने आ रहे थे और राजद के लोग जब पर्ची दे रहे थे तो पर्ची देते समय ये कह रहे थे कि ध्यान रखिएगा, परिवर्तन के लिए वोट कीजिएगा। और लोगों के जहन में ये बात पहले से डाली जा रही थी कि परिवर्तन के लिए वोट करना है। अब ये यादवों का जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, क्योंकि इसी वोट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत रहा करती थी कि इस लड़ाई में वो किसी को भी परास्त कर सकती है, क्योंकि एमओआई का वोट टूटता नहीं है, और जब नहीं टूटता है तो ये लड़ाई तीसरे कोण में बदलती है और त्रिकोणीय मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल जाती है। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि विकल्प खोजने वाले मुसलमान अल्पसंख्यक समाज, उन्हें प्रशांत किशोर में अपना विकल्प नजर आया है। मुझे आपको याद होगा आज से 4 साल पहले, जब, या उससे पहले कर लीजिए, 5 साल पहले, 6 साल पहले आप लगभग इनफैक्ट कह लीजिए, 6 साल पहले जब 2020 का चुनाव हो रहा था और एआईएमआईएम का बिहार में पदार्पण हुआ तो लोगों ने उसे अपना विकल्प मान लिया। लेकिन वो विकल्प परमानेंट नहीं रहा। क्यों परमानेंट नहीं रहा? तो वहां से जो जीत करके लोग गए, 5 लोग, उसमें से 4 लोगों ने राजद का सदस्यता ले लिया, राजद की तरफ स्विच कर गए। एकमात्र एआईएमआईएम का बचा, यानी कि मुसलमानों ने जिस कारण से वोट दिया विकल्प मान करके, वो विकल्प बचा नहीं, उसके पास फिर से राजद को ही सपोर्ट करने का एक रास्ता बना। लेकिन इसके ठीक उलट प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था कि वो किसी के साथ कोई टाई अप नहीं करेंगे, भले एक सीट ना आए लेकिन लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे, और चुनाव जीतने के बाद भी वो वैसे लोगों से एलाइज नहीं करेंगे, अपने लोगों को कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, फिर से चुनाव लड़िए, या जिसके साथ जाना है जाइए, मैं अब ये काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बिहार की जनता को अगर परिवर्तन चाहिए तो उसे जिस रास्ते से हम लेके चलना चाहते हैं उसे विकल्प चुनना होगा। और आज नीतीश और लालू का विकल्प खोजते खोजते मुसलमान समाज, अल्पसंख्यक समाज कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर में वो छवि देखने लगा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ाई से लड़ रहा है और अपना खूंटा जहां गाड़ रहा है वहां से उखाड़ने नहीं दे रहा है। सीधे तौर पे अगर बात किया जाए तो इसमें मुसलमान समाज ने जो वोट किया है वो 10% की आबादी है यहां, और उस 10% की आबादी ने लगभग 70% से ज्यादा
जो रुद्रा रिसर्च ने बताया है, 70% से ज्यादा लोगों ने। आपको लग रहा हो कि ये बातें सब जानते हैं आप, आपने पहले भी देख लिया है, तो फिर मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए यह बात बता रहा हूं कि 12 घंटे बाद जब आप चुनाव परिणाम देखेंगे तो ये जो आंकड़े हैं वो किस तरह से बदलते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि सर्टिफिकेट किसके हाथ में जाता है, यह आपको चौंकाएगा। कैसे चौंकाएगा उसका भी मैं आपको बता रहा हूं। तो 70% से ज्यादा अगर मुसलमान प्रशांत किशोर की तरफ वोट करते हैं, तो यहां भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरह से चुनाव प्रचार में उतरे, अंतिम समय में उन्होंने 27 और 28 को रोड मार्च किया, सबने देखा, वोट उन्होंने मांगा, उनके लोग भी मार्केट में आए, कई लोगों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमारे यहां भी लोग आए थे, हर दल के लोगों ने, जो चुनाव में खड़े थे लगभग सभी हमारे साथ आए और बातचीत किया, जानने की कोशिश की कि लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल कास्ट, जो कि एक छत्र कहा जाता है कि वो राजद के साथ नहीं जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए रहता है कि राजद कहीं सत्ता में ना आ जाए, क्योंकि राजद को तो कहा जाता है कि वो जंगल राज वाली पार्टी है। तो ऐसे में जो दलित समाज है वो अपने आप को भाजपा के साथ सुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि भाजपा के साथ तब नीतीश कुमार भी हुआ करते थे और नीतीश कुमार भाजपा की भी आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। वो व्यक्ति को, समाज को, अलग अलग जातियों को एक सूत्र में पिरो करके रखते थे और सबको समान अधिकार देते थे। वो नीतीश कुमार अब नहीं है प्रेम। तो विकल्प खोज रहे हैं लोग। चिराग पासवान निश्चित से विकल्प है। चिराग पासवान भी वही काम करते हैं अपने समाज के लिए, वो भाजपा से भी लड़ जाते हैं, कई बार ऐसा देखा होगा आपने। यही हाल जीतन राम मांझी की भी रही है। लेकिन ये दोनों चूंकि एलायंस पार्टनर हैं, तो तीसरा विकल्प जो खोजा जा रहा था वो क्या प्रशांत किशोर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दलित समाज ने जो 9% है, उनमें से भी 50% से ज्यादा लोगों ने प्रशांत किशोर को इस बार विकल्प के रूप में देखा है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य जो हैं, अन्य में जो 4% हैं, उन्होंने भी 55% से ज्यादा प्रशांत किशोर पर भरोसा किया है। अब दो फैक्टर यहां सामने आते हैं। आपके मन में भी आ रहा होगा कि ये वोट कटा कहां से है, कहां से आया है, तो ये सारी चीजें हमने बता दी। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि वैश्य समाज तो है ना भाई, लेकिन वैश्य समाज का उम्मीदवार उतार करके कहीं ना कहीं वोटों का बिखराव जो है वो तेजस्वी यादव ने किया है। वैश्य समाज के वोट की बात करें तो वैश्य समाज जो है 10% है और उसने भी 40% से ज्यादा प्रशांत किशोर पर भरोसा किया है। ये रुद्रा का रिसर्च यदि सही है तो यहां पर सीधे तौर पे प्रशांत किशोर क्लीन स्वीप में दिखाई दे रहे हैं और प्रशांत किशोर को ओवरऑल देखा जाए तो 50% से ज्यादा वोट मिल रहा है, यानी प्रशांत किशोर जीत गए। लेकिन अब यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। एक तरफ आपने देखा कि प्रशांत किशोर को एज है, जातीय जो विवेचना की गई है, नट सेल में दिखाया गया है, ब्रेकअप पॉइंट दिखाया गया, कैसे कैसे टूटा है, कितना कितना प्रतिशत वोट गया है, ये सब कुछ आपने देख लिया, समझ लिया। गिनती होगी, इस गिनती में क्या कुछ निकला है। तो एक हार्डकोर वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में पसंद करता है। कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो जेनजी का आंदोलन हुआ था वो आंदोलन स्वतः स्फूर्त नहीं था, उस आंदोलन को क्रिएट कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस्तीफा किसके मांगे जा रहे हैं। ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड थी और स्क्रिप्ट के रचयिता कौन थे। दूसरी तरफ विपक्ष के बारे में ये बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और न किसी खास मुद्दे पर वो टिक करके रहती है। हर 24 घंटे के बाद उसके मुद्दे बदल जाते हैं और किसी के भी पीछे भेड़ की तरह चलना शुरू कर दे रहा है। यानी कि स्टेबिलिटी, अस्थायित्व विपक्ष के पास नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। तो क्या प्रशांत किशोर पर भरोसा किया जा सकता है? यहीं आकर के पूरा का पूरा माहौल
और पूरा गणित आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रातों रात ये पूरा खेल पलटा। रात के अंधेरे में मैंने पहले भी आपको कहा था कि 2005 से पहले या 2005 तक के चुनाव को यदि आप देख लें तो उस चुनाव में टकराव होता था, हिंसा होती थी, लोग एक दूसरे को मरने मारने पर, अपना वोट लेने पर, अपने समर्थक होने का दिखाने के लिए लोग हर स्तर पे उतर जाते थे। लेकिन पिछले 2005 के बाद से अगर आप उठा करके देखें तो इस तरह के हिंसक झड़प नहीं होते थे। इस तरह के चुनाव में, चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, नहीं होते थे। हाँ, मुखिया का, वार्ड का जब चुनाव होता था तो ऐसी स्थिति में मेयर का चुनाव होता था, उसमें देखा गया, पार्षद का चुनाव होता था, उसमें देखा जाता था टकराव, क्योंकि लोकल लोग होते थे, लोकल ही लोग लड़ते भी थे और उसमें चूंकि आपसी अदावत होती थी, पड़ोसी पड़ोसी में जानते हैं किस तरह का संबंध रहता है, इसके कारण इसमें थोड़ा सा टकराव होता था, लेकिन इसमें भी काफी कमी आई। लेकिन ये जो उपचुनाव है एकमात्र सीट का, बांकीपुर के 243वां सीट, ये सीट कहीं ना कहीं पुरानी बातों को याद दिला गया। जिस तरह के झगड़ा हुए, झमेला हुए, रात में प्रशांत किशोर के कई लोगों को पुलिस ने टांग लिया और रातों रात प्रशांत किशोर दौड़ करके जब अपने लोगों को बचाने के लिए गए थाने पर, उन्होंने धरना दे दिया और पूरे दिन जहां जहां उनके कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई वहां जाकर के खुद उन्होंने उस भीड़ का हिस्सा बन करके लोगों को समझाने, आग्रह करने, हाथ जोड़ने से लेकर के सारी बात की। ये लोगों ने आंखों से देखा और 12 बजे के बाद जब परिवर्तन की बात चली तो चीजें बदलने लगी। मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि मैंने इन्हीं आंखों से देखा है कई ऐसे बूथ पर जहां जनसुराज का मैनेजमेंट भारी पड़ रहा था, भाजपा के लोग सिर्फ फोटो खिंचाने में लगे हुए थे। कई लोगों को मैंने देखा है कि कोई भी वोट देके जा रही थी महिला तो महिला विंग उसके साथ फोटो खिंचवा रही थी और तुरंत अपलोड कर देती थी। कितने लोगों को मैंने वोट दिलवा दिया, चाहे वो किसी को दे रहा हो, कोई हो, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है, पहचान भी नहीं हो, फिर भी रोक करके फोटो लेकर के और सेल्फी खींच करके वो लोग भेज रहे थे। यही हाल कई जगहों पर मैंने पुरुष को भी देखा, पुरुषों को भी देखा जो मैनेजमेंट के लिए खड़े थे, फोटो खिंचवाते थे और भेज देते थे। लेकिन जनसुराज के लोग फोटो खींचने में नहीं, उनके वोटर टर्नआउट हो रहे हैं कि नहीं, एक एक बूथ पर 10-10, 20-20 लोग जो डोर टू डोर विजिट किए थे। मैंने आपको बताया कि ये मैनेजमेंट बहुत तगड़ा था प्रशांत किशोर का, जिसकी चर्चा नमन मिश्रा जी से भी हमने की, संपादक भी हमारे इस बात को मान रहे थे कि उनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मजबूत था। मैंने शुरू में भी आपको बताया। अब जो ये प्रशांत किशोर घर घर, गली गली, घर घर तक घूम करके बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि हमारे यहां भी आए थे, अंदर घुस करके उन्होंने एक एक आदमी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि विवेक से वोट दीजिएगा। ये नहीं कहा कि मुझे वोट दीजिएगा, उन्होंने कहा कि अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, विवेक से वोट दीजिएगा, परिवर्तन अगर चाहते हैं तो सही उम्मीदवार को वोट दीजिएगा। और जिस तरह से वो अपना हुजूम लेके चल रहे थे, उस एरिया के जिन लोगों को प्रभारी बनाया गया था, वो सारे लोग पिछले 20 दिनों से लगातार हर घर तक पहुंच रहे थे, जिसका फायदा मिला। और वोटर को वहां से भेज करके स्पॉट पे तो उनके लोग जो थे 2, 4, 5, 10 वो तो थे ही, लेकिन बाकी की उनकी टुकड़ी जो है हर घर के दरवाजे पर जाती थी, नॉक करती थी और कहती थी आपने वोट दिया क्या। जब लोगों को दोपहर के बाद निकाल करके वो बूथ पर ले गए, ये परिवर्तन नजर आता है। यानी 12 घंटे में एक तो प्रशांत किशोर के लोगों का पकड़ा जाना, उन लोगों को उठा लेना, दूसरा उनके साथ जो झड़प होना, और तीसरा उनका जो मैनेजमेंट था, डोर टू डोर मैनेजमेंट, मेन टू मेन कन्वर्सिंग, इसने काफी असर डाला है। और यहीं पर आकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पीछे रह गई। भारतीय जनता पार्टी को अकड़ था, घमंड था, आपसी विद्वेष था, एक दूसरे पर जिताने और हराने तक का था। कई लोगों ने तो खुल करके ये बात कह दिया है कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद किए। अब किसने थाली में खाया, किसने छेद किया, ये तो वही लोग आंकड़ा बताएंगे ना, जो लोग थाली में खाए हैं। किन किन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने थाली दिया है, खिलाया है,
ये तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना है। ऐसे लोग जो बांकीपुर में सिर्फ फोटो खिंचवा रहे थे, उन लोगों को तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना नितिन नवीन को, क्योंकि प्रतिष्ठा तो अंततः नितिन नवीन की जा रही है। सीधी सी बात है कि इस लड़ाई का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन सर्टिफिकेट जो मुझे नजर आ रहा है कि किसी नए आदमी के हाथ में होगा, और वो सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति होगा जो बांकीपुर की तस्वीर को बदलने के लिए उत्तरदायी होगा। भीतर की बात में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।